फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ नीतू। आज हम करेंगे पॉलिटिकल का जो टॉपिक है हमारा पॉलिटी स्पेशल। ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपका जनरल नॉलेज तो हर तरह से आती है। आपको पॉलिटिक्स का आता है, जो है ज्योग्राफी का आता है, हर टाइप का आता है, इन्वायरमेंट का आता है, हर टाइप का टॉपिक आता है। तो ये हम पॉलिटिक्स स्पेशल कर रहे हैं। इसका जो पार्ट 1 है जिसमें मैंने पूरे 50 क्वेश्चन को वहाँ पे अटैम्प्ट किया हुआ, ये हमारा जो है वो पॉलिटिकल साइंस का जो है ये सेकंड जो है पार्ट है, उसके बारे में करने वाले हैं। इसमें भी हम पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। ये हमारा एक 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर है जिसको आपको लगाना ही चाहिए। ठीक है, आपके जितने भी क्वेश्चंस राइट होंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए आप कितने भी टाइम से तैयारी कर रहे होते हो, ठीक है, तो इस वीडियो को आप जो है अटेम्प्ट करके क्वेश्चन को देख के अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, ये पता कर सकते हो कि अब तक आपने कितनी तैयारी की है पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट है हमारा। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखे हुए ज़रूर है लेकिन मैं आपको हिंदी में पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊंगी, तो हिंदी और इंग्लिश के जो स्टूडेंट हैं दोनों ही इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, बाकी एक दो उसमें हो गया है, बाकी सब ठीक चलेगा। ठीक है, इतना एडजस्ट कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, द वर्ड स्वराज वॉज कॉइंड बाय। ये कह रहे हैं कि जो स्वराज है, जो हमारा शब्द स्वराज है, उसको किसने दिया था। 51 क्वेश्चन है। ठीक है, किसने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो स्वराज शब्द है इसको दिया था दादा भाई नौरोजी ने। एक बात और देखिए, अगर आपको ज़्यादा वक्त चाहिए किसी भी क्वेश्चन को करने में तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मुझे तो अपने जो है वो लेवल पे लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन को पूरी तरह से एक वीडियो में कम टाइम में करवाना पड़ता है। तो आप वीडियो को पॉज करके अपना जवाब सोचिए और क्वेश्चन को ठीक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अ लोकसभा मेंबर मस्ट बी अबव। ये कह रहे हैं, आपको पता है हमारे संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होती है, राज्यसभा होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमारे लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी एज जो है इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी ये पूछ रहा है कि लोकसभा के सदस्यों की जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए। 52 क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 15, 18, 20 या फिर 25। तो याद रखना इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25 उम्र होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है, द नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा, यानी कि ये कह रहे हैं लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है 5 साल का, 6 साल का, 4 साल का या फिर 3 साल का। तो हमारा लोकसभा का जो होता है कार्यकाल वो 5 साल का होता है। आपने देखा होगा कि हर प्रधानमंत्री हमारे भारत में 5 साल के लिए ही रुकता है, मुख्यमंत्री के साथ भी ऐसा ही होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हु प्रेसिडाइज ओवर द मीटिंग ऑफ द लोकसभा। ये कह रहे हैं कि लोकसभा की जो है, आपको पता है कि संसद के 2 सदन होते हैं और उनकी बैठकें की जाती हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि लोकसभा की जो मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। प्रेसिडाइज का मतलब होता है हमारा अध्यक्षता करना। ऑप्शन नंबर 1 है प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, डिफेंस मिनिस्टर या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो याद रखना 54 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो चेयरमैन होता है वो हमारे लोकसभा की अध्यक्षता जो है वो करता है, उसकी मीटिंग्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ मेंबर ऑफ द सार्स। ये कह रहे हैं कि आपको 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जो कि सार्स का सदस्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है तिब्बत, भूटान, म्यांमार या फिर मलेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो भूटान है वो हमारे सार्स जो संगठन है उसका सदस्य है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, which one of the following has got most effective provisions toward the establishment of socio-economic justice in India। ये कह रहे हैं कि 4 आपको जो है ये कुछ दिए गए हैं, प्रोविजंस दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव प्रोविज़न है जो कि हमारे भारत में सामाजिक और आर्थिक न्याय को स्टेबलाइज करता है, बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हिंदी में बोले तो प्रस्तावना। प्रेम्बल को हिंदी में प्रस्तावना, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में ऐसा कहा गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो 56 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो है हमारा जाएगा राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, वो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि हु अपॉइंट्स द चीफ
चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये कह रहे हैं कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन नंबर 1 है द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द लॉ मिनिस्टर एंड द डिफेंस मिनिस्टर। तो 57 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के है कि वेयर इज इंडिया सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड, ये कह रहे हैं भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यू दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में हमारा सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल पार्टी। आपको पता है हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन कुछ पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय दल के रूप में कहा जाता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है कौन सी इनमें से पार्टी है जो कि राष्ट्रीय दल कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 है डीएमके, ऑल इंडिया, ठीक है, मतलब AIADMK, इसकी फुल फॉर्म थोड़ी सी भूल गई हूँ। फिर आता है हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CPI। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। देखिए, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है पार्टी इतनी जानी पहचानी नहीं है, लेकिन ये MCQ क्वेश्चन जब भी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो उसमें ये क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, किसने बनाया था इस पार्टी को। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन चल रहा है कि नेशनल पार्टी इन 4 ऑप्शन में से कौन सी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा, यानी CPI, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो होती है वो हमारी नेशनल पार्टी है। ठीक है, हमारी जैसे BJP है, हमारी कांग्रेस पार्टी है, ये भी हमारी नेशनल पार्टी हैं। ठीक है, उसके बाद आता है विच सिटी इज कॉल्ड गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये कह रहे हैं कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा शहर है, ठीक है, हाँ शहर है जो कि गेटवे ऑफ इंडिया कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंबई। ठीक है, देखिए अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, आपको कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जो है वो ज़रूर जाइएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिए। और अपने आप को देखिए, कोई भी क्वेश्चन ठीक होता है कॉपी पेन उठाइए, उसमें लिख लीजिए, ताकि बाद में गिनती करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द ट्राइकलर। ये कह रहे हैं कि हमारा जो झंडा है उसमें 3 कलर होते हैं। ठीक है, तो हमारे झंडे में 3 कलर होते हैं, तो झंडे के बारे में पूछा है कि उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई का अनुपात कितना है। ठीक है, तो 61 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लंबाई की नज़र से देखें तो हमारा 3 है, और चौड़ाई की नज़र से देखें तो हमारा 2 उसके आ जाता है सारा। ठीक है, रेशियो अनुपात है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द व्हील इन द ट्राइकलर हैज़। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारे भारतीय झंडे में आपने देखा होगा 3 कलर होते हैं, और बीच में जो कलर होता है उसमें एक चक्कर सा बना होता है। तो उसमें पूछ रहे हैं कि कितनी तीलियां होती हैं, कितनी लाइनें लगी होती हैं उस चक्कर में। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 62 का भी हो जाएगा। 24 तीलियां होती हैं हमारी, हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द ओरिजिनल नेम ऑफ इंडियाज़ नेशनल एंथम। ये कह रहे हैं भारत का जो नेशनल एंथम है उसका असली नाम क्या है। बाहरी रूप में तो हम नेशनल एंथम कहते हैं, लेकिन असली उसका ओरिजिनल नेम क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, भारत माता, भारत विधाता, या फिर भारत दर्शन। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत भाग्य विधाता। आप सुनते हो ना, आपने भी अपने बोला भी हो, गाते हो, तो भारत विधाता जो है नेशनल एंथम का रियल नेम आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा जो नेशनल एंथम है उसको किसने लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा BC चटर्जी, ठीक है, अरविंदो घोष, ठीक है, कैप्टन RS ठाकुर, या रविंद्रनाथ टैगोर। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उन्होंने नेशनल एंथम को लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द प्लेइंग टाइम ऑफ द इंडियन नेशनल एंथम, यानी कि जो भारतीय यानी कि इंडियन नेशनल एंथम जो है उसको गाने का टाइम कितना है, कितने टाइम में उसको गा के पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 52 सेकंड, 50 सेकंड, 45 सेकंड, या 55 सेकंड। ठीक है,
समझ में आना चाहिए, किसी भी भाषा में बोलिए, ठीक है। तो ये लिख रखा है कि इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 52 सेकंड में हमारा जो इंडियन नेशनल एंथम है उसको गाया जाना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है कि हु सेट द ट्यून ऑफ नेशनल एंथम। देखिए जो एग्जामिनर है ना उसने इसी तरह से क्वेश्चन डाले, पहले लोकसभा के पीछे पड़ गया, अब ये नेशनल एंथम के पीछे पड़ गया है। तो आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है जिससे आपकी जानकारी। देखो अगर आप नेशनल एंथम पे ध्यान ना दो या फिर लोकसभा पे ध्यान ना दो, तो देखिए पिछले क्वेश्चन में कम से कम 5 क्वेश्चन उसने लोकसभा से जो ही पूछे हुए थे। तो आपको अगर वो आप टॉपिक छोड़ के चले गए तो 5 क्वेश्चन तो आपको ऐसे चले जाते हैं। तो ये जरूरी है कि आप टॉपिक वाइज सब कुछ क्लियर करते जाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हु सेट द ट्यून ऑफ द नेशनल एंथम, यानी कि नेशनल एंथम की जो ट्यूनिंग जो हम लोग गाते हैं वो उसको किसने सेट किया था। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कैप्टन सिंह, ठीक है, कैप्टन राम सिंह ठाकुर जो है, ठीक है, सॉरी लिखा है कि कैप्टन राम सिंह जो ठाकुर हैं उन्होंने इसकी ट्यूनिंग को सेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज रिटन बाय। अब ये वंदे मातरम के बारे में पूछ रहा है, पहले हमसे नेशनल एंथम के बारे में पीछे पड़ा था। अब ये कह रहा है कि इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज रिटन बाय, यानी कि भारत का जो वंदे मातरम गाना है, सॉन्ग है, उसको किसने लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो 67 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो है उन्होंने वंदे मातरम को लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वंदे मातरम ऑकर्स इन विच बुक या नॉवल। ये कह रहे हैं कि जो वंदे मातरम है हमारा उसको कहाँ से लिया गया है, कौन से नॉवल से लिया गया है या कौन सी बुक से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है गीतांजलि, गोदान, कोली या फिर आनंद मठ। तो याद रखिएगा हमेशा बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आनंद मठ इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन इंडिया द स्टेट्स ड्राइव्स देयर पावर फ्रॉम द। ये कह रहे हैं कि भारत में, हमारे भारत की बात करें तो भारत में जो स्टेट्स हैं वो अपनी पावर को कहाँ से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि संविधान से, लोगों से, स्टेट असेंबली से या फिर संसद से, यानी पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद, ठीक है। तो इसका हमारा 69 का जो आंसर हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से वो प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि INC केम इनटू बिंग इन, ठीक है। ये कह रहे INC की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये पूछ रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, कब ये पार्टी बनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1885 में ये बनी थी पार्टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। चलिए आई होप थोड़ा सा ब्लरिंग हो रही है इसमें, लेकिन इतना नहीं है कि आप देख नहीं पाओगे, तो थोड़ा सा एडजस्ट जरूर कीजिएगा, एजुकेशन के लिए कोई भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये कह रहे हैं कि इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसको हम फंडामेंटल यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसमें शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है रिलीजियस राइट्स, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू इक्वालिटी। ऑफ कोर्स तो हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये हमारा अब हमारे मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया गया है, इसको हटा दिया गया है और इसको कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी कि इंडिया का पहला जो सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा है। सिविलियन यानी कि हमारा जो सैनिक जो अवार्ड है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है पद्मश्री, पद्म भूषण, ठीक है, पद्म विभूषण या भारत रत्न। तो 72 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जो भारत रत्न है वो सबसे सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड के रूप में जाना जाता है। अब जो आगे क्वेश्चन है ना वो अवार्ड से रिलेटेड है। मैंने कहा था आपको हर टाइप का टॉपिक तैयार करना है। अब ये अवार्ड्स के बारे में पूछेगा, ठीक है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए इसने वैसे तो। उसके बाद आता है इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड की बात करते हैं, यानी कि हमारा लिटरेरी का मतलब होता है यहाँ पर साहित्य, यानी कि भारत में जो साहित्यिक अवार्ड है सबसे बड़ा जो उच्च साहित्यिक अवार्ड है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है ज्ञानपीठ अवार्ड, भारत रत्न, अर्जुन अवार्ड या पद्मश्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और सबसे उच्च ये हमारा अवार्ड होता है।
माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी आवाज़ आ रही है क्योंकि आस पड़ोस के लोगों में कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिविजुअल लिबर्टी इज़ बेस्ट रिफ्लेक्टेड इन अ, ये कह रहे हैं कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है वो सबसे ज़्यादा किस में रिफ्लेक्ट होती है, किस में दिखती है हमको। ऑप्शन नंबर 1 है वेलफेयर स्टेट में, सोशलिस्ट स्टेट में, कम्युनिस्ट स्टेट में या फैसिस्ट स्टेट में। तो ऑफकोर्स हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है वो हमारे वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्यों में ही तो नजर आती है, वहाँ पे हमें पूरी स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्जुन अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अर्जुन अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है बेस्ट सिंगर को, बेस्ट एक्टर को, बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन को या फिर बेस्ट म्यूजिशियन को। तो याद रखिएगा जो अर्जुन अवार्ड है ना वो हमारा जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ओके थोड़ा सा और करना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रोणाचार्य अवार्ड, जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है द बेस्ट फिल्म मेकर के लिए, बेस्ट पेंटर के लिए, बेस्ट सिंगर के लिए या बेस्ट कोच इन स्पोर्ट्स के लिए। तो याद रखिएगा जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ना वो भी हमारा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ही दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। कौन है ये, पूरी तरह से ही आवाज़ करके रखी है उन्होंने, पता नहीं आस पड़ोस के लोग ना होने नहीं चाहिए, इतना शोर मचा रहे हैं ये। चलिए थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, इंडियाज हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड की बात करते हैं। ठीक है, लिखा है कि गैलेंट्री अवार्ड की यहाँ पर बात करते हैं, वो कौन सा है। इंडिया का सबसे जो है हमारा हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो है वो कौन सा है। ठीक है, यानी कि शौर्य अवार्ड जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र या हमारा युद्ध सेवा पदक, पदक या पदक बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 की हम लोग बात करते हैं तो 77 का जो हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो कुछ ज़्यादा ही शोर करने लगे। ठीक है, तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो परमवीर चक्र जो होता है, ठीक है, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड इट एज नेशनल एनिमल। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि हमारा नेशनल एनिमल जो है वो कौन सा है जिसको 1972 में किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन आप बचपन से पढ़ते आए हो, ये आपको जनरल नॉलेज तो छोटे छोटे बच्चे को भी पता है, तो जल्दी से इन क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये पूछ के रखा है हमारा जो है राष्ट्रीय जानवर कौन सा है, ऑफ कोर्स अपना टाइगर है। उसके बाद पूछ के रखा है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि नेशनल बर्ड कौन सा है, यानी कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो ये हमारा हो जाता है पिकॉक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ के रखा है हमारा कि हमारा जो नेशनल फ्लावर है यानी कि जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोटस। ठीक है, पता नहीं कौन है ये, मुझे 2 मिनट वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शोर तो ये होता ही रहेगा, कुछ कह भी नहीं सकते ना, गुस्सा भी है तब भी कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाइल कास्टिंग, ठीक है, वाइल कास्टिंग हर वोट इन एनी इलेक्शन अ वुमेन एक्सरसाइजेज इन, ठीक है हर, ठीक है, ये कह रहे हैं कि जब एक महिला का जो वोट है, जब वो वोट देने के लिए जाती है या उसका वोट जो है इलेक्शन में कास्ट होता है तो वो कौन से राइट के अकॉर्डिंग आता है, कौन से जो अधिकार है उसके अधीन आता है। ऑप्शन नंबर 1 है, क्या वो सामाजिक अधिकार होता है, राजनीतिक अधिकार होता है, जो है नागरिक अधिकार होता है या फिर हमारा प्राकृतिक अधिकार होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको भी पता है कि राजनीति में ही हमारा जो है वो वोट वगैरह होते हैं, समाज में के वोट होते देखा है, राजनीति में ही हमारे वोट होते हैं हमेशा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मीटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ इंडिया मस्ट बी समन्ड एट लीस्ट। ये कह रहे हैं कि आपको पता है संसद के 2 सदन होते हैं तो उनकी जो बैठक होती है, ठीक है, उनकी जो बैठक होती है वो साल में कितनी बार होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा एक क्वेश्चन लिख रखा है कि 3 साल में होनी चाहिए, ठीक है, हाँ साल में 3 बार होनी चाहिए, साल में 2 बार होनी चाहिए, साल में 1 बार होनी चाहिए या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको भी पता है कि हर 6 महीने के बीच में जो है बैठक होनी चाहिए, यानी कि साल में 2 बार जो हमारे दोनों सदन होते हैं उनकी बैठकें होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड डैश प्रेसिडेंट, यानी क्वेश्चन पूछ के रखा है कि भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें आ जाता है
ठीक है, इसका राइट करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ना वो सीधा 12 हो जाएगा। हमारे भारत में आज तक जो है वो 12 राष्ट्रपति हैं, ठीक है, हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मेक्स अ गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार का जो अधिकार दिया जाता है वो सरकार को क्या बनाती है, ठीक है, सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार का अधिकार सरकार को क्या बनाती है। ऑप्शन नंबर 1 है मोर एफिशिएंट, मोर रिस्पॉन्सिव, मोर पॉपुलर स्पेशली अमंग द माइनॉरिटीज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार से क्या होता है कि जो सरकार है वो लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि लोगों को अपने अधिकार पता है, किसको वोट देना है किसको नहीं पता वो भी उन्हें अच्छे से पता है, इसलिए सरकार लोगों के लिए काम उसको करने ही पड़ते हैं, मजबूरी समझो या कुछ भी समझो। तो जब भी लोगों को अच्छे से सब अपने अधिकारों के बारे में पता होगा तो सरकार को भी उन लोगों के लिए काम करना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले चुनाव भी आने वाले हैं, तो उनको उस चीज़ का भी ध्यान जो है उन्हें रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच अंडर आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड। ये कह रहे हैं कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो हमारा संपत्ति का अधिकार है उसको खत्म कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 है 44, ठीक है, 45, 40 या 46 अनुच्छेद। तो याद रखना 85 का जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 44 यानी कि 44 अनुच्छेद के अंतर्गत जो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फर्स्ट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन। ये कह रहे हैं कि हमारा भारत का संविधान बना, तो भारत का संविधान बनने के बाद पहला संशोधन संविधान में कब किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है 1950 में, 1951 में, ठीक है, 1952 में या 1953 में, ठीक है। मेरी आदत है मैं आधा इंग्लिश और आधा अंग्रेजी बोलती हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, कोई समझ में आना चाहिए, किसी भी लैंग्वेज में बस समझ में आना चाहिए, ठीक है, पता इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। तो हमारा इसका जो 86 है उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1951 में हमारा जो संविधान था उसमें पहला जो है संशोधन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि विच अंडर आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहे हैं कि कौन से अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। तो ठीक है, आपको पता है कि पहले मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया ही नहीं गया था, क्योंकि लोगों को सिर्फ अपने अधिकारों के बारे में पता था, अपने कर्तव्यों के बारे में नहीं पता था, इसलिए बाद में ये महसूस किया गया कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का होना भी ज़रूरी है। इसलिए पूछ रहे हैं कि बाद में कौन से अनुच्छेद के तहत फिर मौलिक जो कर्तव्य थे उनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 42वें अनुच्छेद के तहत इसको कर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 वाज रिड्यूस्ड अंडर विच अमेंडमेंट। ये कह रहे हैं कि हमारे वोट देने का अधिकार की जो उम्र थी 21 से घटाकर 18 कर दी गई है, तो ये कौन से संशोधन के तहत किया गया है, ठीक है। तो 88 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 61, ठीक है, 61 संशोधन के तहत जो था हमारे वोट देने का अधिकार की जो उम्र थी वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इसमें कि ये भी थोड़ा सा ब्लरिंग सा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो नेक्स्ट है इन द अब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर। ये कह रहे हैं कि जब हमारा राष्ट्रपति, देखो ये क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि हमारे राष्ट्रपति क्या होता है, कई बार उसकी अचानक से मौत हो जाए या फिर वो अपना त्यागपत्र दे दे या लंबे समय तक अपने जो जिम्मेदारी उसको नहीं निभा पाता है, तो उसकी जगह पर हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो काम करता है। तो उन्होंने पूछा है कि वो कितने टाइम तक वाइस प्रेसिडेंट है वो कितने टाइम तक प्रेसिडेंट की भूमिका निभा सकता है। अगर हमारा जो रियल प्रेसिडेंट है नहीं है ना, तो फिर वो कितने टाइम तक कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने या 3 महीने। तो ऑफकोर्स 6 महीने तक काम करना पड़ता है। ये आपको पक्का याद होना चाहिए कि अगर हमारा जो राष्ट्रपति है वो नहीं रहता है या कुछ भी सिचुएशन की वजह से राष्ट्रपति का जो पद है खाली हो जाता है, तो अगले 6 महीनों के अंदर अंदर हमें एक नया राष्ट्रपति जनता को देना ही होता है, चुनना ही होता है। तो 6 महीने तक वो उसका काम जो वो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एनी बिल मस्ट बी द कॉन्स्टेंट ऑफ। ये कह रहे हैं कि कौन सा बिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि ठीक है, हाँ, इसने बोला कि कोई भी जो बिल है उस पर किसके हस्ताक्षर का होना ज़रूरी है।
तो हमारा इस जो 90 है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए कोई भी बिल हो, किसी भी तरह का क्यों ना बिल हो, ठीक है, उस पर हमारे राष्ट्रपति जो है उसके, ठीक है, जो राष्ट्रपति है उसका साइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि हु प्रेसिडाइज ओवर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चन ये है हमारे कि संसद के दोनों सदनों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो ऑफ कोर्स हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो करते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है अगर आपको याद हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच प्राइम मिनिस्टर नेवर फेस्ड पार्लियामेंट। कह रहे हैं कि कौन से प्रधानमंत्री थे जो कभी संसद गए ही नहीं थे, उन्होंने कभी संसद को फेस ही नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी ए है बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर चरण सिंह। तो आपको पता होना चाहिए 92 का ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। जो हमारे चरण सिंह थे ना, हमारे प्रधानमंत्री बने थे चरण सिंह, तो वो कभी पार्लियामेंट गए ही नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओके हाँ, इन डिक्टेटरशिप एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू। ये कह रहे हैं कि जो तानाशाही होती है ना, जो हमारा एक तानाशाही होती है, ठीक है, उसमें जो तानाशाही पर्सन होता है, जो तानाशाही कार्यपालिका होती है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, किसको वो जवाब देती है। ऑप्शन नंबर 1 है एन एडवाइजरी काउंसिल को, द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को, या नो वन को। तो ऑफ कोर्स जो भी तानाशाही करता है वो क्या कभी किसी की सुनता है? नहीं सुनता है ना, वो सिर्फ अपनी ही सुनता है। उसको सिर्फ अपने ही काम, अपनी मर्जी थोपनी होती है। वो क्यों किसी की सुनेगा जब उसके हाथ में पूरी पावर है? तो ऑफ कोर्स वो किसी की नहीं सुनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाँ, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन इंदिरा गांधी प्रोक्लाइम्ड इमरजेंसी इन 1975। ये कह रहे हैं कि 1975 में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की थी। तो उस वक्त हमारे राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है बीबी गिरी, ठीक है, फारूकुद्दीन, ठीक है, फखरुद्दीन अहमद, ठीक है, तो क्या हमारा फिर आता है संजीवा रेड्डी और फिर चरण सिंह। तो ऑफ कोर्स हमारे जो फखरुद्दीन अहमद थे वो उस टाइम के हमारे राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगले कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग जो है वो छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, वो सही नहीं थे ढंग से, ठीक है, उनको ज़्यादा ही पुराने हो चुके थे, उनको हम छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हेन डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिटायर। ये कह रहे हैं, ये उम्र पूछ के रखी है। ये कह रहे हैं कि हमारे भारत का जो राष्ट्रपति है वो कितनी उम्र के बाद रिटायर हो जाएगा अपने पद से। ठीक है, यानी कि कब तक वो राष्ट्रपति बना रह सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है 65 साल तक, ठीक है, 62 ईयर्स तक, या 60 साल तक, या फिर नो एज वॉर। तो ऑफ कोर्स हमारे भारत में ये कभी हमारे भारत में तय ही नहीं किया गया है कि हमारा राष्ट्रपति जो है वो 65 साल के बाद या 62 साल तक जो है वो अपने पद पर रहेगा। ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया गया है। माफ कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कोई भी उम्र तय नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है उनकी उम्र क्या है, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो कब तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो इसकी भी कोई उम्र जो है वो तय नहीं की गई है। हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी अपनी मर्जी तक किसी भी पद पर रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये खांसी को भी अभी आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है कि हु गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ जो नारा है उसको किसने दिया था। तो 100 जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो इस प्रकार से हमारे पूरे 100 के 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप 100वें क्वेश्चन तक पहुंचे हो, मेरे साथ बने रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो पसंद आई। तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाइएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा, ताकि मैं और भी इस तरह की जो वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करती रहूँ। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी का +1 +2 BA का फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी सेमेस्टर है उन सभी की जो सोशियोलॉजी का टॉपिक है मैं बना के अपलोड करती रहती हूँ। और हिंदी व्याकरण जो है, जो हिंदी ग्रामर है, उसकी वीडियो भी बनाकर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। तो यानी कि ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।